दोस्तों इस क्लासेस में मैं बात करने वाला हूँ एनपीसीआईएल काकरापारा साइट पे आप सभी लोग का एग्जाम जो हुआ था 2023 पे उस पे प्रीवियस ईयर पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो पे मैं आप सभी लोग के लिए काकरापारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि आपका जो एडवांस टेस्ट होता है ना, यानी कि स्टेज 2 होता है, इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को जो काकरापारा का एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर पे, वहां पे इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया था। वहां पे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग से मैं यही सजेशन देना चाहूंगा, आप सभी लोग तो सीक्वेंस यही रखिए पढ़ने में, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आप सभी लोग का 11th 12th के माइंड मैप्स जो प्रोवाइड किए हैं ना, आप सभी लोग को उसे देखते रहना है। ठीक है, हो सके तो आप सभी लोग को एनसीईआरटी पे ज्यादा से ज्यादा कमांड बनाना है, क्योंकि दोस्तों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी लोग से मेरा सजेशन यही रहेगा, आप सभी लोग एनसीईआरटी पे अपनी कमांड बनाइए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप सभी लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, क्षार लिटमस को बदलता है। तो जो क्षार होता है ना, छाल, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, क्षार लिटमस को बदलता है। तो जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीले लिटमस में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पे अम्ल आ जाता यानी कि एसिड आ जाता, तो एसिड में क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आप सब लोग एक ट्रिक याद रख लीजिए। यहाँ पे आपको अनिल याद रखना है। ठीक है, अनिल आपको यहाँ पे याद रखना है। आ मतलब अम्ल हो गया, नी मतलब नीला और ला मतलब लाल। इस तरह से जो अम्ल होते हैं ना, नीले से लाल पे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे यहाँ पे क्षार के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे लाल से नीला यहाँ पे कन्वर्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक में यूरेनियम ऑक्साइड किस रूप में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही तार पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल होता है ना, उसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे आपको डायमेंशन निकालना है। मैंने आप सभी लोग को जो इंपॉर्टेंस टॉपिक बताए थे ना, वहां पे आप सभी लोग से मैंने बोला था डायमेंशन वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आप सभी लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन उठा लिया गया है, और आप सभी लोग को यहाँ पे बीमक वगैरह निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग इक्वेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ए बराबर एक्स प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जहाँ एक्स यहाँ पे क्या है, डिप्लेसमेंट। डिप्लेसमेंट की बीमा क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। टाइम की बीमा क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल टी रहेगी। ठीक है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या है, डिप्लेसमेंट है। तो डिप्लेसमेंट की बीमा यहाँ पे क्या रहेगी, यानी कि डायमेंशन क्या रहेगा, एल रहेगा। इसी तरह से ए का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आप सभी लोग को इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है। एक्स बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स बराबर ए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, एक्स से सॉरी, यहाँ पे एक्स तो बता ही दिया गया है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है अभी। इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पे बीटी निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स प्लस बीटी, ये लिख दिया। ठीक है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है, एल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स की बीमा क्या है, एल है, और टी की बीमा क्या है, टी है। तो दोस्तों यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा एल टी, ये आ जाएगा एल अपन टी। तो यहाँ पे बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे सी टी को निकालना है, तो सी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी टी, यानी कि एक्स बराबर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सी टी स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है, तो सी को मैंने कुछ नहीं लिखा, टी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने टी का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मैंने एल लिख दिया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, सी की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी यहाँ पे क्या आया है, एल टी माइनस टू। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसे कर ही सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से त्वचा काली हो जाती है, किस वर्णन की वजह से होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। बहुत इसी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोग इसे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मेलेनिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आप सभी लोग बताइए। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मेलेनिन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना दोस्तों, ओजोन परत के डिप्लेशन से रिलेटेड था।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओजोन परत के यहाँ पे प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसे कर ही सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया गया था। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे पानी क्या है। तो यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड है ना, ये धातु लवण है, और H2 यहाँ पे क्या है, पानी है। तो सिंपल सा था, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे गए थे। तो इसे तो आप सभी लोग कर ही सकते थे ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे थी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 का युद्ध शुद्ध जल को करने के लिए किया जाता है। तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो KMnO4 क्या है दोस्तों, ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप सभी लोग को बचपन से याद है कि एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैंने बहुत बारी कराया है दोस्तों, आप सभी लोग के लिए। दोस्तों मैंने जनरल साइंस के 2000 क्वेश्चन की वीडियो, मैथमेटिक्स के 500 से भी अधिक क्वेश्चन को मैंने बनाया है। तो आप सभी लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपके एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आपके लिए ही बताया है दोस्तों। ठीक है, और भी आपके मन पे जो भी डाउट हो ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे पे। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आभासी गहराई ज्ञात करनी है, यानी कि जो आपका अपरेंट डेप्थ है ना, आपको इसे याद करना है। तो चलिए इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपरेंट डेप्थ। ठीक है, यानी कि आभासी गहराई यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रियल डेप्थ लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपवर्तनांक है ना, आपको यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का लिख देना है। बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आरडी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आरडी की वैल्यू बता दी गई है 12, और यहाँ पे दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया गया है, 4/3। बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। आप सभी लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था ना, आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो द्रव की बायोन्सी होती है, यानी कि उत्प्लावकता होती है, किस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है, ग्रेविटी पर भी कर सकती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता किससे दूर किया जाता है। तो धावन सोडा का यूज करके जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता बोला है। ठीक है, नॉर्मल बोलता तो दोस्तों आप सभी लोग फिटकरी वगैरह कर ही सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्थायी कठोरता बोला है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि वाटर में स्थायी कठोरता वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। आप सभी लोग मुझे ये लिख के जरूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग होपफुली कर लिए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, समुद्र जल से आसानी से निकाली जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैग्नीशियम। समुद्री जल से मैग्नीशियम को आप इजिली निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन को दोस्तों यहाँ पे कवक से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। अब आपको ये बताना है दोस्तों, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर ही सकते हैं। मैं आप सभी लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग खुद सोचिए और इसके आंसर को बताएं। होपफुली आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण उत्सर्जन के बाद परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो गामा किरण होती है ना, ये उदासीन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन अल्फा से क्या होता है, बीटा से क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग से मैंने क्वेश्चन पूछा है 16 नंबर का। तो आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, अल्फा से क्या होता है और बीटा से क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पे एटॉमिक मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है। तो पानी यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या होते हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा दोस्तों? म्यू बराबर सी अपन भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू बराबर सी अपन भी। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपसे बोला है कि आपको एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना है, क्योंकि दोस्तों आप जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होके जाएंगे ना, तो आप सभी लोग से जब तक आपके 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी ना, जब आपका इंटरव्यू होगा, तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया आपको एनसीईआरटी पे कमांड बनाना है, इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, तो आप सभी लोग तो इसे कर ही देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? उच्च श्रेणी क्रम पे उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि सीरीज फॉर्मेट में उच्च प्रतिरोध वाले को जोड़ा जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री पानी तान यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे क्या बोला गया है? समुद्री पानी ताजे पानी की तुलना में किस तापमान पर जमता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जो समुद्री पानी होता है ना, ये ताजे पानी की तुलना पे निम्न ताप पर ही जम जाता है। ठीक है, ज्यादा आपको यहाँ पे हीट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप सभी लोग तो इसे कर ही लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप सभी लोग को इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग विधिवत रूप से इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आपसे आपसे अनेक बार बोला है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करके जरूर बनाना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को जो सिलेक्शन होगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ना उसी से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मैथ के बारे में तो आपसे बता ही दिया है। मैथ के यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, कभी यहाँ पे 11 12 से भी पूछ लिया जाता है और कभी जनरल कॉम्पिटिशन वाला पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग के हाथ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है, तो आप सभी लोग को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन पा पाएंगे। तो आप सभी लोग को मैंने 10 सेकंड की टाइमिंग दी है। होपफुली आप सभी लोग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए होंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी वाला। यहाँ पे क्या होता है? एन बराबर एन अन जीरो ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 1/2 होता है और यहाँ पे आपको टी और यहाँ पे टी होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो एन है ना सब्सटेंस का रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एन जीरो ओरिजिनल है और यहाँ पे टी क्या है? टोटल टाइम लैप्स्ड है और यहाँ पे टी क्या है? हाफ लाइफ है। ठीक है, टी यहाँ पे हाफ लाइफ है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे एन क्या है? एक यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे 16 मैंने लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है? 40 है। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है? 40 बताई गई है। लेकिन दोस्तों आपको 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर 4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1/एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 की पावर 2 ये यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? 1/2 यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी बताई गई है? 40 बताई गई है और यहाँ पे टी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग जब इसे सॉल्व कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेस बराबर हो गए, तो यहाँ पे पावर भी सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों 40/T बराबर 4 ये मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10 आ जाएगी और क्वेश्चन पे तो यही पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो सिंक के तापमान जब कम होता है ना उस पर निर्भर करती है। तो टी सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब गुजारा जाता है तो कौन से रंग का विलयन प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरे कलर का विलयन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको इसे यहाँ पे ये बताना है। अब यहाँ पे क्या है? अवतल दर्पण यानी कि त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे एक मैंने अवतल दर्पण बता दिया। ठीक है, अवतल दर्पण मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? रेडियस है और यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी यहाँ पे है 15 है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड यहाँ पे क्या रहेगा? रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग गैस में किसका यूज करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का यूज करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बर्नौली सिद्धांत किस पर कार्य करती है, ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोप्लेन पर बैठे यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कमजोर क्षार एक मजबूत अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो उत्पाद यहाँ पे क्या होता है, आपको यही बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड एसिड बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग को एनसीईआरटी पे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आप NPCIL, कैगा साइट या फिर काकरापारा साइट पे प्लांट ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बना के रखा है, जहां पे दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंस नोट, 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ मैं आपको 25 एडवांस टेस्ट के क्वेश्चन प्रदान करने वाला हूँ, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, आपके जो PYQ होते हैं ना, PYQ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, आपका जो 11th-12th वाला सिलेबस होता है ना, उसके माइंड मैप्स भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 199 रुपये पे करना है। इसके बाद आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। इन मॉडल पेपर पे आपको सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 11-12 के माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ आपको मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, V² प्लस U² माइनस 2G और यहाँ पे क्या आएगा, H/2। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक फॉर्मूला होता है। इसकी मदद से आप मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी है ना, भी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल जो वेलोसिटी होती है ना, 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से 2 से 2 तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस पर इनिशियल और फाइनल की क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 2GH, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू को यहाँ पे इस पे लिख देना है। तो U² बराबर क्या आ जाएगा, 2GH, ये आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना ही करना था। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी वैल्यू को इस पे पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसका पुट कर देंगे ना, तो आपका आंसर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा V²। ठीक है, मैं आपको भी की वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था कि फाइनल जो वेलोसिटी है 0 होने पर क्या होता है, U² बराबर 2GH होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनिशियल फाइनल क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये है, भी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को मैक्सिमम हाइट को निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे U² की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2GH आ जाएगी, 2GH आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2GH/2, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे V² की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ पे 2GH मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे इसका आ जाएगा GH आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 49 मैंने आपको यहाँ पे ये बताया ना, 49, और यहाँ पे क्या है, GH है। ठीक है, अब आपको H की वैल्यू निकालना है। तो H आपको यहाँ पे ये लिखना है, 49 लिखना है, और G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। तो जब आप इस पे भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4.8 के समथिंग आएगा, 4.9 के समथिंग आएगा। यानी कि आप यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो 5 के सबसे नजदीक क्या है, ऑप्शन ए है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना था। आप सभी लोग को समझ तो आ गए ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी पे आपको पकड़ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को प्रोटीन किससे प्राप्त होता है। तो पौधे को जो प्रोटीन होता है ना, नाइट्रोजन से प्राप्त होता है। अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग देखा जा सकता है, कोरोना को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 1/1 सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, P बराबर क्या होता है, V²/R। ये वाले फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी का यहाँ पे आपको यूज करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 200। और यहाँ पे अपने को R1 को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने R1 मान लिया। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट फार्मूला का यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे R2 मान लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने 200 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे V² कर दिया और यहाँ पे मैंने R1 का यूज किया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, V² अपॉन
200 आ जाएगी। इसी तरह से आपको R2 को निकालना है, तो R2 में भी क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगी। R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 है। तो आपको इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते रहना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को लिख भी दिया, इसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज करते रहना है। अब आपको R1 और R2 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 को आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपको इसे डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, तो 1/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो R1 बराबर क्या आएगा, R1 बराबर आ जाएगा 1/2 हाफ R2, ये आ जाएगा। तो R1 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए। अब यहाँ पे R2 को अपन लिख सकते हैं 2R1। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 ओम वाले प्रतिरोध को n बराबर भागों में काटा जाता है और समांतर श्रेणी पे जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सभी लोग इसे स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट बता सकता हूँ, लेकिन आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका मीन निकाल लेना है। ठीक है, मीन यानी कि आपको यहाँ पे माध्य निकाल लेना है। ठीक है, मोड मीडियन आप सभी लोग तो पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मीन निकाल लेना है। तो इसको, इन सभी को आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने यहाँ पे आंकड़े हैं, 5 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे वेरिएंस वगैरह निकालना है, डेविएशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला दोस्तों, 63 आपको यहाँ पे ये पता चल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 31 पे 63 को घटाना है और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 97 है, 97 से आपको 63 को घटाना है और इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1156 आ जाएगा। इसी तरह से आपको 112 से भी करना है, 63 से भी करना है और 12 से भी करना है। ठीक है, तो जब आप इतना कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू लगातार आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको पांचों वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे आएगा 401 और यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2601। तो आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस पे आपको क्या करना है, इसको आपको जोड़ना है, 1156, 2401, 0 और यहाँ पे 2601, आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7182 आपका यहाँ पे ये आएगा। और आप यहाँ पे कितने वेरिएंस है दोस्तों, 5 है, यानी कि टोटल डाटा कितने हैं, 5 है। तो आपको इसका भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1436.4 आ जाएगा। अब दोस्तों आप सभी लोग ये बताइए, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, तो इसका आपको यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लिख दिया और इसको आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4364। इसका जब आप अंडर रूट करेंगे ना, तो इसके सबसे नियरेस्ट आंसर क्या है, इसका सबसे नियरेस्ट आंसर देगा दोस्तों 38.5। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट पे बताया है, लेकिन आपको इसे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक है, व्हाट विल बी द फोकस लेंथ ऑफ लेंस ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन लेंस -10 डायोप्टर प्लस यहाँ पे 6 डायोप्टर है। तो आपको इसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंस की पावर P1 कितनी है, -10 है। तो -10 को अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, ये कौन सा लेंस है दोस्तों, डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसे तो आपको करना ही पड़ेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिसकी माइनस में वैल्यू होती है वो कौन से लेंस कहलाते हैं, डाइवर्जिंग कहलाते हैं। और यहाँ पे P2 कितनी है दोस्तों, यहाँ पे P2 है 6D। ठीक है, P2 यहाँ पे 6D है, यानी कि ये क्या है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस है। तो इस तरह से आपको इन्हें फाइंड करना आना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि जब आप इस लेंस को कंबाइन करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो उसकी वैल्यू होती है P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, जब आप इसे कंबाइन करेंगे ना, तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे -10 है और यहाँ पे 6D है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -4D आ जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4D आ जाएगी। अब आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, F बराबर क्या होता है, 1/P। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको इसका यहाँ पे मान रख देना है। तो यहाँ पे कितना है, -4 है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.25 मीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि फोकस दूरी कितनी आएगी, 0.25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश की किरण को सोडियम लेंस से गुजारने पर दो काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि प्रकाश पे सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, रेड रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है, तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। और सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा होती है बैगनी की, क्योंकि दोस्तों उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए जाते हैं। अब यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन क्या है दोस्तों, आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पे बताया गया है। आप सभी लोग को आइंस्टीन इक्वेशन पता है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया Hc अपॉन लेमडा। ये क्या है दोस्तों, एनर्जी ऑफ फोटॉन है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे बचाती है? तो परावैंगनिक किरणों से बचाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर जो पॉलिएस्टर भी देते हैं क्या कहलाते हैं? टेरिलिन कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किससे रिलेटेड है, यानी कि क्या संरक्षित होती है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओजोन पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 0 होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार के आपके एग्जाम पे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रिपीट भी हो सकता है, तो आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आप सब लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का आयतन, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? 35 है, और यहाँ पे कितना है? 30 है। तो इसे आप कर लेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपकी जो क्वेरी है ना, आपके यहाँ पे क्वेरियां वगैरह हैं, तो यहाँ पे एक की क्या बताई गई है? वर्गाकार है। तो यहाँ पे एक क्वेरी का एरिया कितने आ जाएगा? एक क्वेरी का एरिया कितने आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 5 × 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। अब आपको क्या करना है, आपका जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आया है और यहाँ पे क्वेरीज का क्षेत्रफल आया है, इसे आपको डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 42 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग खुद सॉल्व करेंगे ना, तो आप सभी लोग को और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पे सॉल्व करा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन जब आप यहाँ पे खुद सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है, इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई के जब स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ पे आपको ए की जगह क्या रखना है? ए की जगह आपको यहाँ पे, सॉरी एक्स की जगह आपको यहाँ पे ए रखना है, और वाई की जगह आपको 5b रख देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ पे a माइनस 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 225 आएगी। ठीक है, 225 आएगी, जैसे आप अंडर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को तो आप सभी लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, इनका आपको मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, आप सभी लोग इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो जब आप इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे ना, तो इसको और इसको ऐड करके 2 का भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका और इसके आपको यहाँ पे ऐड करना है और 2 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रवणता यानी कि स्लोप निकालना है, लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? y2 माइनस y1, और यहाँ पे क्या करना है? x2 माइनस x1 करना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इतना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो m की वैल्यू कितनी होती है? यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है तो m की वैल्यू होती है -2 होती है, तो यहाँ पे -m/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन पे फाइंड कर देना है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। इस पे आपको ये सारी वैल्यू को रखते चलना है, आपका आंसर आते चलेगा। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। और भी आपके मन पे जो भी डाउट है ना, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट पे बता दिया, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, जिसे आप सभी लोग जब कॉपी पे सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको समझ आ पाएगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद आपका जो हर है ना, हर से आप अंश को हर घटा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटू करना है। यहाँ पे 20 मिनट लिखा है। ठीक है, मिनट को मैंने यहाँ पे घंटे पे कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इंटू मैंने कर दिया, 2/6 मैंने यहाँ पे कर दिया, 0 0 मैंने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? एक यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, 1 घंटे की देरी से पहुंचेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों मैंने आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे ना, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको यहाँ पे जो भी डाउट आते हैं ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा सजेशन आप सभी लोग से यही है, आप सभी लोग को एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी पकड़ बनाना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही काकड़ा पारे वाले एग्जाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लुसेंट भी पढ़ना है। ठीक है, आर एस अग्रवाल वाली बुक भी पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको मैथ के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपके मन पे जो भी डाउट हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यदि आप मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरे दिया है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
दोस्तों यदि आप एनपीसीआईएल, कैगा साइट या फिर काकरापारा साइट पे प्लांट ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बना के रखा है, जहां पे दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंस नोट, 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ मैं आपको 25 एडवांस टेस्ट के क्वेश्चन प्रदान करने वाला हूँ, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, आपके जो पीवाईक्यू होते हैं ना, पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, आपका जो 11-12 वाला सिलेबस होता है ना, उसके माइंड मैप्स भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 199 रुपये पे करना है, इसके बाद आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। इन मॉडल पेपर पे आपको सब कुछ आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको 11-12 के माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ आपको मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।